हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है माइंड गेम्स। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसका सस्पेंस आपको लास्ट तक बांधे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम सीरियल किलर स्पेशलिस्ट फियोना को देखते हैं। फियोना अपने ट्रेनर चार्ल्स से लाइव कनेक्टेड थी और चार्ल्स फियोना के सेशन में उसका टेस्ट ले रहा था। इस टेस्ट में चार्ल्स फियोना को एक डेड बॉडी के बारे में बताता है जो काफी सालों पहले गार्डन में पड़ी मिली थी। उस डेड बॉडी के शरीर में एक भी घाव के निशान नहीं थे, लेकिन उसे मेंटली काफी टॉर्चर किया गया था। फियोना कहती है जरूर किलर ने डेड बॉडी को ऐसा फैंटेसाइज करवाया होगा कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है और इस प्रक्रिया से किलर ने विक्टिम को मार डाला। चार्ल्स कहता है तो तुम इस हत्या के बारे में क्या सोचती हो। चार्ल्स के ऐसा कहते ही सीन इंस्पेक्टर मार्टिन पर शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर मार्टिन की टीम को इस जगह एक औरत की डेड बॉडी मिली थी और उस औरत का हस्बैंड वहीं बैठकर रो रहा था। तभी एक लेडी ऑफिसर आकर मार्टिन से कहती है ये खून भी उसी पिछले वाले किलर ने किया है। इसे सुन मार्टिन के एक्सप्रेशंस कुछ यूं होते हैं और तभी सीन वापस से फियोना पर शिफ्ट होता है। इधर फियोना का ट्रेनर चार्ल्स फियोना को गार्डन में मिले विक्टिम वाले केस के 6 सस्पेक्ट दिखाता है जिनसे उस वक्त कार्रवाई की गई थी। चार्ल्स इन सभी सस्पेक्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में बताकर फियोना से सवाल करता है कि इनमें से उस वक्त किलर कौन रहा होगा। तो फियोना का शक विलियम आर्चर नाम के सस्पेक्ट पर पड़ता है क्योंकि फियोना को विलियम के चाइल्डहुड और उसके फैमिली की परवरिश को लेकर कुछ खटक रहा था। इतने में फियोना को इंस्पेक्टर मार्टिन का कॉल आता है। उन्हें फियोना की क्राइम सीन में सख्त जरूरत आ पड़ी थी। फियोना कहती है ठीक है, मैं उधर 20 मिनट में पहुंचती हूँ। ऐसा कहकर फियोना कॉल रख देती है और जाते वक्त चार्ल्स से कहती है वैसे क्या किलर को लेकर मेरा अंदाजा सही था। चार्ल्स कहता है बिल्कुल, विलियम आर्चर ही किलर साबित हुआ था और उसे 83 में फांसी की सजा हुई थी। इसे सुन फियोना अपना कंप्यूटर बंद करती है। आगे फियोना क्राइम सीन में पहुंचकर इंस्पेक्टर मार्टिन और उसके साथी इंस्पेक्टर से मिलती है। मार्टिन कहता है 5 दिन के अंदर दूसरी बार सेम तरह की हत्या सेम तरह के विक्टिम के साथ हुई है। फिलहाल तो डेड बॉडी हमने फॉरेंसिक के लिए भेज दी है। अगर तुम चाहो तो क्राइम सीन के अंदर जाकर अपनी तहकीकात कर सकती हो। आगे फियोना क्राइम सीन के अंदर घुसने से पहले फॉरेंसिक सूट पहन लेती है और क्राइम सीन के अंदर जाते ही फियोना को एक खाली चेयर में लगे कुछ टेप और चेयर के ठीक सामने खून का थोड़ा सा छींटा दिखता है। दरअसल किलर ने विक्टिम को मारने से पहले इस चेयर में काफी देर तक बांधे रखा था। अब फियोना पूरे कमरे को चेक करने लगती है कि तभी वहां पर मार्टिन भी अपना फॉरेंसिक सूट पहनकर आ जाता है। तब फियोना मार्टिन से विक्टिम का नाम पूछती है। मार्टिन बताता है विक्टिम का नाम क्लेरा सैविज था। आज रात क्लेरा का हस्बैंड जैसे ही अपने घर आया तो उसने देखा कि क्लेरा मरी हुई थी। इसे सुन फियोना क्लेरा के कमरे पर नजर मारती है तो कमरा ऐसे फैला हुआ था जैसे किलर यहाँ कुछ चोरी करने की मोटिव से आया था। इसके बाद पुलिस क्लेरा के हस्बैंड लॉम्बार्ड को तहकीकात के लिए ले चलती है। यहाँ लॉम्बार्ड अपनी वाइफ के मरने से काफी दुखी था। इसे देख फियोना को लॉम्बार्ड के लिए बुरा लगता है, मगर मार्टिन का मानना था कि लॉम्बार्ड ने ही अपनी वाइफ की हत्या की है। अगले दिन मार्टिन फियोना को कंप्यूटर में पिछली विक्टिम एलिजाबेथ की फुटेज दिखाता है। वो विक्टिम एक हाई स्कूल टीचर थी और उसका हस्बैंड सालों पहले मर चुका था, यानी वो घर में अकेली रहती थी। यहाँ फियोना देखती है कि किलर ने एलिजाबेथ को मारने के लिए सेम तरह का टेप यूज किया था और इस विक्टिम की भी मौत सर के पीछे हमला करने से हुई थी। साथ ही क्लेरा के क्राइम सीन की तरह एलिजाबेथ का कमरा भी काफी मेसी था। मार्टिन कहता है हमें एलिजाबेथ के मर्डर के फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं मिला। किलर ने विक्टिम के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट भी नहीं किया था। फियोना कहती है शायद क्लेरा के फॉरेंसिक से कुछ मिल जाए। मार्टिन कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मरते वक्त क्लेरा के निचले हिस्से में एक भी कपड़ा नहीं था। दूसरी तरफ हम पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी लोगों को देखते हैं। वह लोग फियोना के केस में जुड़ने की बात सुनकर फियोना का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि फियोना पहले चर्च में एक साधारण सी नन रह चुकी थी, लेकिन अब वो पुलिस कंसल्टेंट है। दूसरी तरफ फियोना एलिजाबेथ मर्डर और क्लेरा के मर्डर को एक साथ देखकर इनमें कोई सुराग ढूंढ रही थी। तभी फियोना को कुछ मिलता है।
आगे फ्योना डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स को असेंबल करके उन्हें कहती है, मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग मुझे बेकार समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा एक अहम काम है और वो है किलर के दिमाग में झांकने का, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस काम में मेरे साथ कोऑपरेट करें। इतना कहकर फ्योना आगे कहती है, अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों मर्डर्स बुल्गारी के मोटिव से हुई हैं, यानी किलर दोनों विक्टिम्स के घर कुछ ढूंढने गया था और इस दौरान किलर ने दोनों विक्टिम्स को मार डाला, तो ये मोटिव एकदम गलत है। सबसे पहली बात, हमारा किलर सोशल स्किल्स में माहिर है। वो अपने विक्टिम्स को इस तरह मैनिपुलेट करके उनके घर के अंदर घुसता है कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता। दूसरी, दोनों क्राइम सीन में किलर ने जानबूझकर वो सामान भी फैलाया था जिन्हें फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी से साबित हो जाता है कि किलर चोरी के उद्देश्य से अंदर नहीं गया था। अब किलर को जानने का मेरे पास एक अनोखा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें पता लगाना होगा कि किलर ने मर्डर क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। इन 4 सवाल के जवाब मिलते ही हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किलर है कौन। फ्योना की इस थ्योरी को सुन वहाँ सारे ऑफिसर्स मन ही मन हंसने लगते हैं। फ्योना कहती है, हमें ये अजीब लग सकता है, लेकिन कोई भी सिविल किलर अपने विक्टिम को रैंडमली टारगेट नहीं करता। उसके पिछले विक्टिम और अभी वाले विक्टिम में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर होती है। इसलिए मैंने हमारी पहली विक्टिम एलिजाबेथ का ग्राफ प्रोफाइल बनाया है। इस ग्राफ में एलिजाबेथ का लाइफस्टाइल, उसका बैकग्राउंड और किस जगह वो अक्सर विजिट करती थी, उन सब की डिटेल्स हैं। अभी पुलिस की बाकी टीम दूसरी विक्टिम यानी क्लैरा के परिवार से उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करने में लगी हुई है। जैसे ही पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी, वैसे ही हम क्लैरा के प्रोफाइल को एलिजाबेथ के प्रोफाइल से मैच करेंगे और मेरा दावा है कि क्लैरा के प्रोफाइल में कोई ना कोई सिमिलरिटी जरूर मिलेगी। तभी सीन फोरेंसिक लैब पर शिफ्ट होता है। यहाँ डॉक्टर सैरा जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसे क्लैरा की डेड बॉडी से स्पर्म का सैंपल मिला है। दूसरी तरफ फ्योना पुलिस को मीटिंग में आगे बता रही थी। बाकी के सवालों के जवाब बाद में पता चलेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब पहले से पता है और वो सवाल है, कैसे किलर ने दोनों विक्टिम्स को चेयर से बांध कर मारा है। अब किलर ने जिस तरह से दोनों विक्टिम्स की हत्या की थी, ये देखकर मैं बता सकती हूँ कि किलर के अंदर बहुत बड़ा गिल्ट है और एक बदले की आग उसके अंदर काफी समय से भड़क रही है। इसे दिखाने के लिए मुझे आप में से एक को विक्टिम का रोल करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो ऑफिसर बैली उठकर विक्टिम की तरह चेयर में जा बैठता है। फियोना कहती है, दोनों विक्टिम्स के शरीर से हमें कई सारे फ्रैक्चर्स और घाव के निशान मिले थे, लेकिन विक्टिम की असली मौत यहाँ कनपट्टी के पास हथियार मारने से हुई थी और किलर ने विक्टिम पर अपना पहला वार इधर सर के पास किया था। इससे विक्टिम कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और इसी बेहोशी में किलर ने विक्टिम को चेयर से बांध दिया और शरीर में कई सारे जख्म देने के बाद कनपट्टी में मारकर उसकी हत्या कर दी। इसका मतलब किलर को बॉडी स्ट्रक्चर और फोरेंसिक के बारे में काफी अच्छी जानकारी है और इसी वजह से किलर ने विक्टिम को पूरी तड़पाहट देके उसकी रिस्की एरिया में मारकर उसका मर्डर किया। खैर, ह्यूमन बॉडी की इतनी सटीक जानकारी सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को होती है। पहली कैटेगरी है एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल की। शायद किलर ने जेल में रहते रहते इन सभी प्रोसीजर के बारे में सीखा होगा। दूसरी कैटेगरी है लाइब्रेरियन की। मे बी किलर ने शरीर की ये सारी जानकारी बुक या इंटरनेट से गेन की होगी। या फिर तीसरी कैटेगरी, किलर कोई ऐसा है जो कभी फोरेंसिक या फिर जुडिशरी सिस्टम के लिए काम किया करता था। मगर एक बात साफ है कि किलर बस इतने मर्डर्स में नहीं रुकेगा, बल्कि वो आगे और भी मर्डर्स करेगा। अगली सुबह यानी 5 अक्टूबर के दिन मार्टिन फियोना के ऑफिस में आकर उससे कहता है, हमने क्लैरा के जिम ट्रेनर से बात की और उसने हमें बताया कि क्लैरा को उसने कई बार गैरी नाम के प्लम्बर के साथ देखा था। फियोना कहती है, हाँ, प्लम्बर के पास लोगों के घरों में जाने का इजी एक्सेस होता है, मतलब गैरी किलर निकल सकता है। इसके बाद पुलिस की दूसरी टीम गैरी के वर्क प्लेस में जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर गैरी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इस दौरान गैरी फियोना को अजीब नजरों से देखता है। इससे फियोना समझ जाती है कि गैरी उसके बारे में जानता है। तभी फियोना के पास उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करने वाली ऑफिसर मार्था आती है। मार्था को फियोना से जरूरी बात करनी थी, तो फियोना मार्था को दूसरे कमरे में ले चलती है। मार्था कहती है, मैं आपके काम करने के
तरीके से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं आपके साथ रहकर आपको असिस्ट करना चाहती हूँ, मगर फिलहाल मैं डिपार्टमेंट में 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। फियोना कहती है, ऐसा क्यों? मार्था बताती है, ऐसा करने को मुझे DCI इंस्पेक्टर मार्टिन ने ऑर्डर दिया है। दरअसल एक मर्डर केस है जिसने मुझे पिछले 1 साल से हिला रखा है। फियोना कहती है, कैसा मर्डर केस? मार्था बोलती है, आपने टेरेंस एशबी मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें एक लड़की के पिता पर ऐसा इल्ज़ाम था कि उसने अपनी 7 साल की बेटी का रेप किया है। दरअसल मैं उस केस में काफ़ी लंबे समय से इन्वॉल्व थी और मुझे पता था कि किलर उसका फादर नहीं है, मगर मैं इसका कोई सबूत कलेक्ट नहीं कर पाई और अंत में उसके पिता को दोषी साबित कर दिया गया। ऐसा बताते हुए मार्था रोने लगती है। मार्था खुद को उस रेप केस का गुनहगार मानती थी क्योंकि वो उस केस में असली रेपिस्ट को सजा नहीं दिला पाई। इसलिए मार्था कुछ दिनों से थेरेपी सेशन ले रही है ताकि फिर से पुलिस डिपार्टमेंट फुल टाइम ज्वाइन कर सके। आगे थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर जेम्स फियोना के ऑफिस में आता है और फियोना को फर्स्ट विक्टिम के सामानों की लिस्ट देता है। फियोना कहती है, मुझे सबसे पहली विक्टिम एलिजाबेथ का पर्स और डायरी दिखाओ। तब जेम्स एविडेंस बॉक्स में से एलिजाबेथ का पर्स निकालकर उसे फियोना को दिखाता है, मगर पर्स में कुछ नहीं मिलता। इसलिए फियोना एलिजाबेथ की डायरी चेक करती है तो डायरी के कवर एरिया में उसे किसी चीज के होने का एहसास होता है, मगर वो चीज काफी अंदर फंसी हुई थी। इसलिए फियोना उसे निकालने के लिए जेम्स से कैंची मांगती है और उस कवर को काटने पर फियोना को अंदर से गैरी की प्लम्बिंग सर्विस का कार्ड मिलता है और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि गैरी वाकई विक्टिम एलिजाबेथ से मिला करता था। आगे फियोना इस कार्ड को मार्टिन को देती है। मार्टिन कहता है, गैरी हमें तब से अपना DNA देने से मना कर रहा है, मगर इस कार्ड के बेसिस पर हम जबरदस्ती गैरी से उसका DNA जब्त करवा सकते हैं। फियोना कहती है, क्या तुम मुझे गैरी की उससे पूछताछ वाली वीडियो टेप दिखा सकती हो? मार्टिन कहता है, बिल्कुल। फियोना इधर मार्टिन से मार्था के बारे में भी बात करती है। वो उससे कहती है, शायद मार्था पिछले केस के कारण स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर कर रही है। इस सिंड्रोम से उभरने के लिए उसे 2 से 3 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसे में मार्टिन उसे पुलिस स्टेशन आने की इजाजत कैसे दे सकता है? तब मार्टिन कहता है, वो यही सेम बात मार्था को कई दफा समझा चुका है, लेकिन मार्था उसकी बात नहीं सुनती। और तुम फिक्र मत करो, मार्था को खुद पर काबू रखना आता है। वो एक बहुत बेहतरीन ऑफिसर है। आगे फियोना गैरी की इंटेरोगेशन वाली फुटेज देख रही थी। इसमें गैरी बार बार यही बोल रहा था कि वो दिन में 75 लोगों को अपना कार्ड बांटता है, तो विक्टिम के जेब में उसका कार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस बार बार उससे यही सवाल कर रही थी कि क्या विक्टिम का और उसका कोई संबंध था, तो गैरी इस पर साफ मना कर देता है। इस फुटेज को देखते वक्त फियोना गैरी की बातों से ज्यादा उसके फेस एक्सप्रेशन और आंखों को गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उस कमरे में मार्टिन आकर फियोना से बोलता है, गैरी साफ तौर पर झूठ बोल रहा है, उसका जरूर सेकंड विक्टिम से कोई रिलेशन था। फियोना कहती है, इस मामले में गैरी झूठा साबित हो सकता है, लेकिन गैरी किलर नहीं है। ऐसा बताकर फियोना फुटेज को रिवाइंड करती है। फुटेज में जब गैरी से पूछा जाता है कि उसका और विक्टिम का अफेयर था, तो गैरी इसका नाम में जवाब देता है। फियोना कहती है, अगर गैरी किलर होता तो इतना सिंपली नाम में जवाब नहीं देता, बल्कि अपने आंसर को घुमा फिरा के ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता, जैसे अक्सर पकड़े जाने पर गुनहगार लोग करते हैं। लेकिन मार्टिन को फियोना की ये सब बात बकवास लगती है। वहीं फियोना भी DNA सैंपल की रिपोर्ट आने तक कुछ साबित नहीं कर सकती थी। अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को गैरी की DNA रिपोर्ट लैब से निकल आती है और इसके मुताबिक गैरी का DNA विक्टिम क्लारा के शरीर से मिले स्पर्म के DNA से पूरी तरह मैच हो गया था। इसलिए पुलिस गैरी से दोबारा से पूछताछ करती है। वहीं फियोना कस्टडी के बाहर इस इंटेरोगेशन को देख रही थी। यहाँ गैरी फाइनली पुलिस को सच बताता है कि हाँ, उसका क्लारा के साथ सीक्रेट अफेयर था, वो भी पिछले 6 महीनों से। मगर धीरे धीरे क्लारा को गैरी से लगाव होने लगा, लेकिन गैरी पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वो क्लारा को अपना नहीं सकता था। तो क्लारा ने सुझाव दिया कि गैरी अपनी वाइफ को तलाक देकर क्लारा से शादी कर ले। बस इस बात को सुनकर गैरी क्लारा के घर से निकल गया और इसके जस्ट बाद ही क्लारा की मौत हो गई। यानी गैरी क्लारा के साथ फिजिकल जरूर हुआ था, मगर वो क्लारा का कातिल है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है।
तभी मार्टिन थोड़ी समय का ब्रेक लेकर फियोना के पास जाता है और उससे कहता है गैरी क्लारा के साथ रिलेशन में था, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब सिर्फ एलिजाबेथ के साथ गैरी का क्या रिलेशन था ये पता करना है। फियोना कहती है तुम चाहे जो कर लो मगर गैरी किलर नहीं निकलेगा। आगे हम एक बड़ा सा अपार्टमेंट देखते हैं। इस अपार्टमेंट में आर्नोल्ड नामक एक बूढ़े आदमी की हत्या हुई थी। मार्टिन अपार्टमेंट के मालिक से पूछता है क्या सच में इस अपार्टमेंट में आने का एक्सेस किसी के पास नहीं था। अपार्टमेंट का मालिक कहता है 50 फुट ऊंची सीढ़ी के बगैर इस अपार्टमेंट में किसी बाहर के आदमी का आना नामुमकिन है। आगे वहां पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। वहीं फियोना इधर एम्बुलेंस की गाड़ी लेकर आ गई थी। आगे फियोना एम्बुलेंस की सीढ़ी से विक्टिम आर्नोल्ड के अपार्टमेंट के अंदर घुसती है। यहां आर्नोल्ड के अपार्टमेंट में एक कमरा कई सारे तालों से लॉक था। फियोना किसी तरह सभी तालों को खोलकर कमरे के अंदर जाती है तो उसे देखने मिलता है कि ये पूरा कमरा ऐसी चीजों से भरा हुआ था जो काला जादू करते वक्त इस्तेमाल होती थी, यानी आर्नोल्ड शैतान को मानकर उनकी पूजा करता था। फॉरेंसिक की दूसरी टीम को आर्नोल्ड के बॉडी स्कैन से उसके नाखून में किसी की स्किन मिलती है। शायद ये स्किन किलर की होगी जिसे आर्नोल्ड ने मारते वक्त नोच लिया होगा। दूसरी तरफ फियोना कमरे की रिचुअलिस्टिक चीजें देखकर हैरान थी। तभी मार्टिन वहां आकर कहता है इस आदमी का हमारे पिछले 2 विक्टिम से कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। मेरे ख्याल से इस मर्डर का कनेक्शन पिछले 2 विक्टिम से नहीं है। मगर फियोना को पूरा यकीन था कि अब तक हुए तीनों मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगले दिन फिर से पुलिस की मीटिंग बिठाई जाती है और यहाँ मार्था आर्नोल्ड की रिपोर्ट पढ़कर बताती है कि आर्नोल्ड का कोई दोस्त या ऑफिशियल लाइफ पार्टनर तो नहीं था, लेकिन आर्नोल्ड पर अवैध संबंध और चाइल्ड अब्यूज के ढेर सारे एलिगेशन लगे थे, जिस कारण आर्नोल्ड पिछले 15 साल से जेल में बंद था। इसे सुन मार्टिन कहता है क्या आप लोगों को आर्नोल्ड के मर्डर में और पिछले 2 मर्डर्स में कोई सिमिलैरिटीज दिख रही है? तो चीफ डायरेक्टर रिचर्ड कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार ना ही विक्टिम को चेयर से बांधकर मारा गया है और ना ही विक्टिम का घर फैला हुआ था। साथ ही विक्टिम के शरीर में कोई टेप भी नहीं लगी थी। फियोना कहती है मगर फिर भी ये सेम उसी किलर का काम है। रिचर्ड कहता है ऐसा आपको क्यों लगता है? फियोना कहती है 4 चीजें इस केस में भी सिमिलर हैं। पहली, ये हत्या भी 10 मील के रेडियस में हुई है। दूसरी, इस हत्या में भी विक्टिम की डेड बॉडी उसके घर के अंदर मिली थी। तीसरी, विक्टिम का मर्डर भी उसके सिर के पिछले हिस्से में जोर से वार करने पर हुआ था। और चौथी, इस बार भी किलर ने विक्टिम को बहुत सारे जख्म दिए थे। रिचर्ड कहता है फिर किलर ने इस बार विक्टिम को चेयर से क्यों नहीं बांधा? फियोना कहती है किलर शातिर है, उसे पता है कि अगर वो हर किलिंग में सेम तरीका अपनाएगा तो पुलिस उसे आसानी से ढूंढ लेगी, इसलिए किलर अपने तरीके को बार बार मॉडिफाई कर रहा है ताकि पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। मेरे ख्याल से किलर सोशली स्मार्ट है, गोरे रंग का है और उसकी एज 30 साल से कम है। रिचर्ड कहता है हमारे पास इस केस में अभी सिर्फ एक ही सस्पेक्ट बचा है और वो है आर्नोल्ड का नाजायज बेटा सैम, लेकिन वो कलर वाइज काले रंग का है। फियोना कहती है जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, इसलिए हमें सैम को ढूंढकर उससे तहकीकात करनी चाहिए। मगर उससे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि आर्नोल्ड ने किन किन बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, क्योंकि जिस तरह से किलर इन हत्याओं को कर रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि किलर के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ था। तो यहाँ बाकी ऑफिसर्स फियोना की बात का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फियोना जबरदस्ती आर्नोल्ड के मर्डर केस को पिछले केसेस से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसे देख फियोना गुस्से में अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। तब मार्टिन फियोना को समझाने आता है। फियोना कहती है मुझे पता है तुम सभी ऑफिसर्स ऐसा समझती हो कि मैं एक बेवकूफ सी नन हूँ जिसे सीरियल किलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं बता दूं कि मैंने सालों तक पढ़ाई और मेहनत करके किलर के बिहेवियर को समझने में अपना बहुत सारा वक्त जाया किया है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के लोग मुझे नीची नजरों से देखते हैं। तो मार्टिन इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से माफी मांगता है
और फियोना को आश्वासन देता है कि उसके साथ दोबारा ऐसा सलूक नहीं होगा। तब फियोना मार्टिन की बात मान जाती है। यहाँ डॉक्टर सैरा इन्हें एरिक से मिलवाती है और कहती है एरिक इमेज इनहेंसर है और एरिक के कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम किसी के भी डीएनए को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका एस्टिमेट चेहरा जनरेट कर सकती हैं, इवन किलर का भी। मार्टिन कहता है तो मिस्टर आर्नोल्ड के पंजे में जो स्किन फंसी थी तुम उसका डीएनए इसमें डालोगी, मगर कैसे? फिजिकल डीएनए कंप्यूटर में कैसे डाला जा सकता है? सैरा कहती है डीएनए प्रोफाइल आने के बाद हमने कोडिंग के थ्रू डीएनए की बारीक से बारीक डिटेल सिस्टम में ट्रांसफर कर दी है और अब सिर्फ 1-2 दिन के अंदर किलर का चेहरा सॉफ्टवेयर में पूरी तरह दिखने लग जाएगा। इसे देख मार्टिन और फियोना इस टेक्नोलॉजी को काफी अप्रिशिएट करती हैं, मगर इसमें किलर का चेहरा बनने में काफी समय लगना था। दूसरी तरफ हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का फादर जब चर्च में कदम रखता है तो उसे सामने एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। इसे देख फादर के होश उड़ जाती है। तभी चर्च में कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुन फादर और उसका बेटा ऊपर के फ्लोर में जाती है तो इधर चर्च का मेंबर टाइलर वाइन पी रहा था। फादर टाइलर को आवाज देती है तो टाइलर पीछे मुड़कर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। आगे इंस्पेक्टर मार्टिन फियोना के ऑफिस में आकर उसे बताता है कि पुलिस ने आर्नोल्ड के बेटे सैम की खोज कर ली है। सैम तब से एक चर्च में टाइलर नाम से रह रहा था। आगे ये लोग टाइलर को अरेस्ट करने जाते हैं तो फादर इन्हें समझाता है कि टाइलर बचपन से दिमागी तौर से थोड़ा बीमार है, उसके साथ नरमी से पेश आइएगा। इसे सुन ये सभी अंदर जाते हैं तो टाइलर अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर बैठा हुआ था और कभी भी कूदने से उसकी जान जा सकती थी, इसलिए ये सभी टाइलर को समझाने फियोना को आगे भेजते हैं। इधर टाइलर फियोना से कहता है वही अपने फादर का खूनी है। दरअसल वो अक्सर प्रे करता था कि उसके फादर की जल्दी मौत हो जाए और ईश्वर ने वो प्रे स्वीकार कर ली। फियोना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मगर टाइलर कुछ समझने को राजी नहीं था। अंत में टाइलर खुद को दोषी मानते हुए फांसी से लटक जाता है, जिससे टाइलर की मौत हो जाती है। टाइलर की मौत से फियोना को काफी बड़ा सदमा पड़ता है, इसलिए चर्च की पुरानी नन फियोना को तसल्ली से समझाती है। तब फियोना नन से कहती है टाइलर सीरियल किलर नहीं था और जो भी किलर है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। अगले सीन में फियोना आर्नोल्ड के ऊपर लगे हुए चाइल्ड अब्यूज एलिगेशंस की फाइल पढ़ती है और इतने में अगला दिन हो जाता है। मार्टिन फियोना के ऑफिस में आकर उससे कहता है तुम कल रात से ऑफिस में क्या कर रही हो? फियोना कहती है मैं आर्नोल्ड ने जिन जिन बच्चों को अब्यूज किया था उनकी फाइल देख रही थी और इन फाइल से मुझे पता चला कि आर्नोल्ड 1980s के दौरान किसी डोरोथी जेम्स नाम की लेडी के साथ नाजायज रिलेशन में था और उन दोनों की हैना नाम से एक बेटी हुई थी, मगर आर्नोल्ड अपनी बेटी हैना को अब्यूज किया करता था। आगे जब सोशल सर्विस को इसका पता चला तो उन्होंने हैना को रैकम केयर हाउस में भेज दिया। ऐसा कहकर फियोना इस स्टेटमेंट की फाइल निकालती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने फाइल में क्लारा का नाम भी बदल दिया था, यानी फाइल में किसी दूसरी औरत का नाम था। असल में क्लारा भी उसी रैकम हाउस में काम करती थी जहां हैना की परवरिश हुई थी। क्लारा का नाम फाइल में तो बदल दिया गया था, लेकिन इंटरनेट के पीडीएफ फॉर्मेट में क्लारा का नाम साफ लिखा हुआ था। इधर मार्टिन क्लारा का स्टेटमेंट पढ़ता है तो उसमें क्लारा ने हैना पर ये इल्जाम लगाया था कि हैना ने क्लारा के हैंडबैग को पेंट कर दिया। जब हैना से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो हैना ने बस इतना कहा कि क्लारा ऐसा होना डिजर्व करती थी। मार्टिन कहता है तो तुम्हारा मतलब हैना किलर है, मगर हैना का एलिजाबेथ से क्या कनेक्शन? फियोना कहती है ये पता करने के लिए हमें आर्नोल्ड की एक्स वाइफ डोरोथी जेम्स से मिलना होगा। डोरोथी और आर्नोल्ड 1980 से 1986 तक एक दूसरे के साथ रहती थी। तो आगे ये दोनों डोरोथी के घर जाती हैं। डोरोथी अब तक काफी बूढ़ी हो चुकी थी। मार्टिन डोरोथी को बताता है कि उसका एक्स हस्बैंड आर्नोल्ड मर चुका है। डोरोथी कहती है मुझे पता है, दरअसल मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। फियोना कहती है ऐसा क्यों? डोरोथी अपनी कान की मशीन दिखाकर कहती है उसने मेरे साथ ये किया था। फियोना कहती है तो वो आपको मारा करता था, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो आपको कैसे मारता था? मेरा मतलब क्या वो आपको चेयर से बांध कर मारता था? डोरोथी कहती है बिल्कुल। फियोना कहती है वैसे क्या मैं आपकी बेटी हैना के बारे में पूछ सकती हूँ?
डोरोथी कहती है, हैना मुझसे पिछले 15 साल से नहीं मिली। केयर हाउस बेचने के बाद हैना के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मार्टिन कहता है, क्या आपके पास हैना की कोई तस्वीर है? तो डोरोथी इन्हें हैना के बचपन वाली फोटो लाकर दिखाती है। उस वक्त हैना मात्र 12 साल की थी। अब ये दोनों डोरोथी को बाकी दोनों लेडीज विक्टिम की फोटोज दिखाकर उनके बारे में पूछती हैं। डोरोथी झूठ बोलते हुए कहती है कि वो इन दोनों को नहीं जानती, मगर फियोना को डोरोथी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है। तब डोरोथी कहती है, मैं इनमें से पहली विक्टिम एलिजाबेथ को जानती हूँ। आज से लगभग 30 साल पहले एलिजाबेथ हमारे घर के ठीक सामने अपने परिवार के साथ रहती थी। उस वक्त एलिजाबेथ टीनेज थी, मगर उसी दौरान उसे उसके बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट कर दिया था और वो ये बात अपने परिवार से ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकती थी। इसलिए एलिजाबेथ ने अपनी बच्ची मुझे दे दी और वो बच्ची हैना थी। इतना सुनते ही मार्टिन को डिपार्टमेंट से कॉल आता है और डॉक्टर सैरा मार्टिन को बताती है कि किलर का चेहरा सॉफ्टवेयर में आ गया है। तो आगे ये दोनों जल्दी से पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचती हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर में इन्हें ऐसे आदमी का चेहरा दिखता है जिसे इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फियोना कहती है, क्या तुम इस आदमी के बाल थोड़े बढ़ा सकती हो? सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा ही कहता है। फिर फियोना उसे छोटी हैना की फोटो देकर हैना को एआई से यंग करने बोलती है। असल में फियोना को पूरा यकीन था कि हैना ही किलर है और वो अपने बचपन के ट्रॉमा का तीनों से बदला ले रही है। अब जब डेवलपर हैना की फोटो को एज्ड करता है तो पता चलता है कि हैना असल में ऑफिसर मार्था थी और मार्था का चेहरा और स्कल शेप किलर के चेहरे से भी मैच हो रहा था। यानी अब तक सारे कत्ल मार्था ने किए थे। फिर मार्टिन और फियोना मार्था को ढूंढने निकल पड़ती हैं। इस दौरान फियोना मार्टिन को बताती है कि मार्था की माँ यानी एलिजाबेथ ने उसे अबेंडन कर दिया था और मार्था की परवरिश आर्नोल्ड के साथ हुई थी। आर्नोल्ड मार्था को फिजिकली अब्यूज करता था। फिर जब आर्नोल्ड के जेल जाने के बाद मार्था को डेली केयर में भेजा गया तो वहाँ के लोग भी मार्था को बुली करते थे। उन्हें बुलीज में से एक क्लारा थी। मार्टिन कहता है, मैं कई सालों से मार्था के साथ काम कर रहा हूँ, मगर मुझे उसमें एक भी सीरियल किलर के लक्षण नहीं दिखे। फियोना कहती है, असल में मार्था ने ऐसा पुलिस ऑफिसर काम करके अपने गुस्से पर काबू पा लिया था, मगर जब मार्था को एशबी केस जैसा चाइल्ड अब्यूज केस मिला और जिस गुस्से को मार्था इतने सालों से दबा रही थी वो गुस्सा एकदम से बाहर आ गया। आगे मार्टिन बैकअप टीम के साथ मार्था के घर पहुंचता है तो मार्था यहाँ से पहले ही फरार हो चुकी थी। मार्था के जाने के बाद फियोना मार्था का कमरा चेक करती है तो मार्था के शेल्फ में सिर्फ एक बुक थी जिसका टाइटल था माइंड गेम। इस बुक में मार्था ने कुछ पेजेस हाईलाइट कर रखे थे और उसमें लिखा हुआ था कि हर किलिंग एक आर्ट है और उससे हर किलर के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को जाना जा सकता है। यहाँ फियोना याद करती है कि जब मार्था उसे एचबी केस के बारे में बता रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी, जैसे वो घटना खुद मार्था के साथ हुई हो। और ये बात सच भी थी क्योंकि मार्था के साथ बचपन में वैसे ही कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए थे। आगे पुलिस मार्था को ढूंढने के लिए उसकी कॉल हिस्ट्री और सारी डिटेल्स पता करती है, मगर मार्था कहाँ है ये किसी को नहीं पता चलता। शाम के वक्त फियोना रनिंग करके वापस पहुंचती है तो तभी मार्था पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। आगे मार्था फियोना को चेयर से बांधकर उससे कहती है, मुझे शुरू से पता था कि तुम मेरे प्लान को पूरा नहीं होने दोगी। फियोना कहती है, तो तुम इसलिए मेरे साथ काम करना चाहती थी ताकि मेरे सभी पैंतरों को समझ सको, मगर मैंने तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जैसे उन तीनों लोगों ने तुम्हें पहुंचाया था। मार्था गुस्से में कहती है, उन तीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं उनसे हमेशा से बदला लेना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि मार्था के वॉशरूम में टैप खुला छूट गया था जिस वजह से वॉशरूम का पानी बाहर आ रहा था। मार्था आगे कहती है, मेरी तरह दुनिया में कई ऐसे लोग होंगे जो अपने पास से परेशान हैं, मगर जब तक तुम इस दुनिया में रहोगी तब तक वह लोग अपना बदला नहीं ले पाएंगे। मार्था के इतना बोलते ही फियोना के कॉल में मार्टिन का फोन आता है तो मार्था फोन को उठाकर फेंक देती है जिससे मार्टिन को शक होता है और वो दोबारा फियोना को कॉल लगाता है, लेकिन मार्था ये कॉल भी काट देती है और फियोना से कहती है, अब मुझे तुम्हें जल्द ही मारना पड़ेगा वरना मार्टिन यहाँ पुलिस लेकर आ जाएगा। ऐसा कहकर मार्था फियोना को मारने के लिए दूसरे कमरे में जाकर वेपन सेलेक्ट करने लगती है। वहीं फौरन फियोना जल्दी से अपने टेप को लूज कर लेती है।
तभी मार्था वहां हथियार लेकर पहुंच जाती है, मगर पानी रूम की सीलिंग से बाहर जाने के कारण लाइट चली गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर फियोना मार्था को मारकर वहां से बचकर निकलने लगती है। तभी अचानक सीलिंग में ज्यादा पानी भरने के कारण पूरी छत ऊपर से टूट जाती है और उसी वक्त वहां मार्टिन बैकअप टीम लेकर पहुंचता है। आगे फियोना को हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ मार्टिन फियोना के सामने था। मार्टिन फियोना से कहता है, हमने मार्था को अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारा किलर को ढूंढने का तरीका थोड़ा अलग था, मगर इस तरीके से हम खूनी को ढूंढने में कामयाब हुए। फियोना कहती है, वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मार्टिन कहता है, क्या? फियोना कहती है, आप मार्था से प्यार करते थे, है ना? और इसलिए मार्था की जिद पर आपने उसे सिंड्रोम के लक्षण दिखने के बावजूद भी डिपार्टमेंट में आने की परमिशन दी थी। तो मार्टिन इस पर हाँ कहता है। मार्टिन को लगता था कि मार्था अपने पैशन के कारण पुलिस स्टेशन रेगुलर आना चाहती है, मगर असल में वो तुम पर नजर रखना चाहती थी। उसे पता था कि इस सीरियल किलर केस में हम तुम्हें इंक्लूड जरूर करेंगे। आगे फियोना फिर से अपने ट्रेनर के साथ वीडियो क्लास लेती है और यहाँ फियोना के इस क्लास को सुनकर ट्रेनर उसे बताता है कि किलर की प्रोफाइलिंग में कोई गलती नहीं थी, मगर गलती ये थी कि कई बार किलर को ढूंढने के चक्कर में हम आसपास के कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं देते। जैसे मार्था सिर्फ 4 घंटे ड्यूटी करती थी, इसका मतलब उसके पास बाकी के 16 घंटे होती थी मर्डर करने के लिए, और मार्था को फॉरेंसिक जैसी चीज़ों की भी नॉलेज थी। इसे सुन मार्था को अपनी गलती रियलाइज होती है कि अगर वो सस्पेक्ट लिस्ट में हर एक को इंक्लूड करती तो वो लोग किलर को काफ़ी पहले पकड़ लेते। और इतना दिखाते ही ये मूवी एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।